गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, गुड इवनिंग। शिवम टैक्स लाइव कर पाया पर जीएसटी रेगुलर लाइव आऊंगा। शिवम पुजारा। प्रत्यांशी आई है। प्रत्यांशी तू क्यों आई है? हैं? भावेश भी आया है। मणिशंकर बहुत दिन बाद आया। मणिशंकर। निकुंज तो आता ही है, वंदना आती है, कार्तिक आता ही है, शिवम नया है। मणिशंकर पहले बीच में आता था, फिर गायब हो गया था। कुणाल बंसल की तो बात ही छोड़ दो, उसके पास खाली क्वेश्चंस होते हैं और उसको और कुछ नहीं होता है। चलिए, कोई बात नहीं है। हाँ, अभी पांडा ने कहा है, सब कहते हैं कि जीएसटी बहुत आसान होता है। रियली में जीएसटी बहुत आसान होता है। 3-4 लेक्चर करने के बाद अपने दोस्त को जिसने कहा है जीएसटी आसान होता है उसको एक क्वेश्चन पूछ लेना, फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है? जीएसटी आसान तभी होगा अगर जीएसटी के कॉन्सेप्ट को समझोगे। डीटी आसान तभी होगा। लोग बोलते हैं ना डीटी खराब होता है, तो डीटी आपने देख ही लिया कैसा होता है। चलिए, स्टार्ट करूं। नए सिलेबस के हिसाब से अगर आप और चीजें कुछ करनी है, ठीक है? आ जाओ। जीएसटी यही है ना? जी का मतलब होता है गुड्स, एस का मतलब होता है सर्विसेज, एंड टैक्स का मतलब होता है टैक्स। तो आपको पता ही, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बीच में एक वर्ड आता है एंड सर्विसेज टैक्स। ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1 जुलाई 2017 को। पर वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट जो आया वो बेसिकली आया था 8 जुलाई 2017 को, जब जम्मू एंड कश्मीर में इस प्रोविजन को उन्होंने पास किया था, ठीक है? तो पहली लाइन अगर मैं देखूं तो भैया, अगर आप पहली बारी लाइन को देखने जाओ तो आपको पता चलेगा पहला वर्ड है गुड्स और दूसरा वर्ड है सर्विसेज। तो गुड्स का मतलब क्या होता है? एनी टाइप ऑफ मूवेबल आर्टिकल। मोबिलिटी जहां है वही गुड्स की डेफिनेशन वही है। मोबिलिटी जहां है वहीं पे गुड्स की डेफिनेशन है। पर इसका मतलब नहीं कि विक्रम बियानी और कार्तिक को, नारायण भाई को तुम लोग गुड्स मान लोगे। वी आर लिविंग थिंग्स, ठीक है? सर्विसेज का मतलब अदर देन गुड्स। टैक्स का मतलब आपको पता ही है। और ये इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? क्योंकि यहां पे ड्यूटी जो होती है वो पास ऑन होती है, ठीक? इसके पहले क्या होता था? बिफोर, अगर मैं नेशनल लेवल से बात करूं, नेशनल लेवल की बात करूं, तो बिफोर जीएसटी क्या था? अगर मैं बिफोर जीएसटी की बात करूं तो पहले क्या था? बिफोर जीएसटी कुछ चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो सबसे पहला था एक्साइज, एक्साइज एक्ट था। एक्साइज एक्ट जो था वो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था। जब भी आप कोई सामान बनाते थे वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक्साइज लगता था, ठीक है? इसका नाम जो था, अगर मैं इसके नाम को जोड़ू तो इसका नाम था सेंट्रल, सेंट्रल गवर्नमेंट का था। पर आपका जो लीकर था, लीकर, लीकर के ऊपर स्टेट एक्साइज लगता था। दारू के ऊपर स्टेट एक्साइज लगता था। तो नाम था सेंट्रल एक्साइज एक्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल के ऊपर लगता था। पर लीकर के ऊपर उस समय भी स्टेट एक्साइज लगता था। उसके बाद क्या था? सेंट्रल सेल्स टैक्स भी था। सेंट्रल सेल्स टैक्स आता था कब? जब मान लो आप यूपी से किसी भी सामान को भेज रहे होते थे, कहा? मान लो यूपी से दिल्ली गया, यानी कि स्टेट जब चेंज होता था तो लगता था क्या? सीएसटी। इसको हम लोग कहते थे सीएसटी।
और तीसरा आइटम था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स कब होता था? जब आप यूपी से यूपी को सामान भेजते थे तो आपका वैल्यू एडेड टैक्स लगता था। यानी कि कहने का मतलब सिंपल है, इंटर स्टेट जब सप्लाई होती थी तब क्या लगता था? सीएसटी। और जब वैल्यू एडेड टैक्स कब लगता था? यूपी टू यूपी। इसका मतलब है जब इंटरा स्टेट होता था तो लगता था इंटरा, विद इन द स्टेट जब होता था तो क्या लगता था? वैट। ये तो नॉर्मल चीज है। ओके सर। इसके बाद एक और था जिसे हम कहते थे सर्विस टैक्स। क्या कहते थे? सर्विस टैक्स। सर्विसेज के ऊपर था। ये चीजें तो थी, ये चीजें तो थी। इनको गवर्नमेंट ने क्या किया? मैन्युफैक्चरिंग से वर्ड हटा दिया। सेंट्रल, अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारी चीजें जो थी जीएसटी, प्रायर टू जीएसटी, तो सेंट्रल एक्साइज था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, वैल्यू एडेड टैक्स था, सर्विस टैक्स था। बोला अच्छा। तो पहले क्या होता था, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, एचयूएल, मान लो एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम तो आपने सुना ही होगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर जब किसी एक प्रोडक्ट को बनाता था, व्हेन दे प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, मान लो उन्होंने एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग किया, प्रोडक्ट ए, क्या बनाया? प्रोडक्ट ए। क्या बनाया? प्रोडक्ट ए। मैन्युफैक्चरिंग किया, ये मैन्युफैक्चरिंग है। प्रोडक्ट ए का उन्होंने प्राइसिंग रखा कि भाई इसकी प्राइस हम करते हैं 100 रुपए। अब इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो एक्साइज ड्यूटी भी लगती थी। पहले मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक्साइज ड्यूटी मान लो 10% के हिसाब से 10 रुपए। इसका प्राइसिंग हो जाता था 110 रुपए। ट्रांजेक्शन वैल्यू माने प्राइस प्लस एक्साइज ड्यूटी, वो तो कवर करेगा ना, वो तो सरकार को देगा तो वो तो कवर करेगा ही। एचयूएल 110। अब वो जब बेचता था, मान लो मैं अभी चल रहा हूं केवल कि वो लोकली बेच रहा, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। और वो जब बेचता था, सेल करता था तो वैट लगाता था एट द रेट ऑफ 10%। तो 11 रुपए का वैट लगा देता था। अब 121 रुपया, ये हो गया उसका क्या, इसे हम कहते थे ट्रांजेक्शन वैल्यू। इस वैल्यू को पे वो बेचता था और ये इनवॉइस, इनवॉइस इतने का रेस करता था। इनवॉइस कितने का रेस करता है? 121 का। आप जब कोई भी सामान खरीदने जाते हो तो आपको एक इनवॉइस देता है, तो उसमें देखा करो ये सारी चीजें रहती है। उसमें क्या रहता है? उसमें वैल्यू भी रहता है, उसमें टैक्स भी रहता है, सब कुछ रहता है। ये पुराने जमाने में ऐसा होता था। इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक चीज पता चलेगी कि जो वैट लगा है, आप ध्यान से देखो, ये जो वैट लगा है 10%, वो 110 के ऊपर लगा है। और 110 के ऊपर जब लगा है तो 110 के ऊपर इसके भीतर एक्साइज ड्यूटी भी है, यानी कि टैक्स के ऊपर भी वैट लगा हुआ है। टैक्स जो एक्साइज ड्यूटी के ऊपर भी वैट लग चुका है। ध्यान से देखने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो आपका जब मैन्युफैक्चरिंग, हिंदुस्तान यूनिलीवर जब किसी प्रोडक्ट को बना रहा था तो उस प्रोडक्ट को बनाते एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता था। एक्साइज ड्यूटी देता था तो उसका एक्साइज ड्यूटी देने का तो सारा चीज को ऐड करके अपना प्रोडक्ट प्राइसिंग बनाएगा। उसने ट्रांजेक्शन वैल्यू, ट्रांजेक्शन वैल्यू जिस वैल्यू पे वो ट्रांजेक्शन करेगा, कौन सा वैल्यू? 110। याद रखना, जिस वैल्यू पे वो ट्रांजेक्शन करेगा वो वैल्यू 110। और वैट उसके ऊपर सेल करते वक्त इंट्रा स्टेट सेल करता था 11 रुपए का वैट, इनवॉइस 121 रुपए का। अब ये हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्रोडक्ट किसको बेचा? मान लो ये प्रोडक्ट खरीदने वाला कौन? अभी है। प्रोडक्ट खरीदने वाला अभी है। अभी कौन था? होलसेलर। अभी कौन? होलसेलर। अभी एक होलसेलर। होलसेलर के लिए परचेज प्राइस कितनी हो गई? होलसेलर के लिए परचेज प्राइस कितनी हुई? व्हाट इज द प्राइस फॉर अभी? हाँ, व्हाट इज द प्राइस फॉर अभी? अब आपके मन में आएगा अभी के लिए प्राइस क्या है। अभी के लिए प्राइस क्या है? हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 110 प्लस वैट 121 रुपया अभी से लिया, तो 121 रुपया परचेज प्राइस। अभी के लिए प्राइस है 110। अब आप बोलेंगे ये क्या है? चल मैं तुम्हें एक लाइन सिखाता हूं, ध्यान से देखना। मेरे ख्याल से आप अकाउंट्स कर चुके हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की बात चल रही है।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है इफ एनी टैक्स पेड ऑन परचेज and credit is available in respect of such tax. Credit is available in respect of such tax. Credit is available in respect of such tax, comma, purchase price does not include the amount of tax. ये आपको कॉस्टिंग के टीचर मटेरियल में भी पढ़ाए होंगे। कॉस्टिंग के टीचर आपको मटेरियल में पढ़ाएंगे इफ एनी टैक्स पेड ऑन परचेज एंड क्रेडिट इज अवेलेबल। और मैं आपको बता देता हूं, वैट का क्रेडिट मिलता था, अब आप बोलेंगे सर कैसे ये पॉसिबल है? मैं तुम्हें छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जिंदगी भर याद रखना। जैसे ये एचयूएल जब बेच रहा है, मैं कह रहा हूं वैट लगाया नहीं कि लोकल। एचयूएल की फैक्ट्री का है भैया? बोला ये जो एचयूएल की फैक्ट्री है ये आपकी एचयूएल की फैक्ट्री तमिलनाडु में। कहां पे है? तमिलनाडु में। मैंने कहा अच्छा तमिलनाडु में? मैंने कहा जब उसने बनाया होगा एक्साइज किसको दिया होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। उस समय उसने एक्साइज किसको दिया होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और वैट किसको दिया होगा? तमिलनाडु गवर्नमेंट को दिया। मैंने कहा ये, और अभी भी कहा है तमिलनाडु में, विद इन द सेम स्टेट है। अभी कह रहा है कि अगर मैं परचेज प्राइस 121 रुपया लूंगा, 121 लूंगा, और बाद में जब मैं इसके ऊपर वैल्यू एडिशन करके फिर से बेचूंगा, मैं तो होलसेलर हूं, मैं रिटेलर को बेचूंगा, और परचेज प्राइस के भीतर अगर मैं टैक्स को इंक्लूड करके रखूंगा तो डबल टैक्सेशन होगा, कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। तुम लोग जो सोचते हो ना कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि एक्साइज के ऊपर वैट। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है वैट के ऊपर वैट, जीएसटी के ऊपर जीएसटी, एक्साइज के ऊपर एक्साइज, उसको बोलते हैं कैस्केडिंग। एक्साइज लगा हुआ है, कस्टम लगा हुआ, उसके ऊपर जीएसटी लगा, तो अलग अलग एक्ट में अलग अलग टैक्स लगा, उसको कैस्केडिंग नहीं बोलते हैं। कैस्केडिंग का मतलब सेम टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स। तो अगर मैं वैट को, अगर मैं परचेज प्राइस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 भूल जाऊं, नॉर्मली अगर अभी यहां पे परचेज प्राइस 121 लेता फॉर एग्जांपल, तो यहां पे वैल्यू एडिशन भी तो अभी करता ना, अभी ऐसे थोड़ी कुछ प्रॉफिट भी तो कमाता ना। बोला हाँ सर कमाता। वैल्यू एडिशन करता 40 का, अगर मैं 121 लेता तो 40 151 होता। ढंग से सोचो। अब क्या हुआ? 150 हो गया। बोला हाँ सर। अब फिर से वो वैट लगा रहा है क्योंकि फिर वो बेचेगा। अभी किसको बेच रहा है? अभी बेच रहा है मान लो नारायण को। नारायण कौन है? सर नारायण तो रिटेलर है, वो तो बेचेगा ही ना, अपने घर पे थोड़ी रखेगा। अभी नारायण कौन? रिटेलर। बोला ओके सर, ठीक, नारायण को बेच रहा है। अब वैट उसने कितना परसेंट लगाया? फिर से अभी ने 10% लगाया, 15 रुपया। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या कहा? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी को कहा अभी बेटा तुमने जो बेचा है वैट, 15 रुपए का वैट दो। तब अभी क्या बोलेगा? सुनो तमिलनाडु गवर्नमेंट, मैंने जब परचेज किया था ना हिंदुस्तान यूनिलीवर से, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 11 रुपए का मुझसे वैट लिया था और वो तमिलनाडु गवर्नमेंट को ही जमा किया था। किसको जमा किया था? तमिलनाडु गवर्नमेंट को जमा किया था। मुझसे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया था? हिंदुस्तान यूनिलीवर से वैट लिया था 11 रुपए का। एचयूएल ने 11 रुपए का वैट दिया किसको? तमिलनाडु गवर्नमेंट को। और ये 11 रुपया एचयूएल ने किससे रिकवर कर लिया? अभी से ले लिया, इसीलिए तो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, अभी से तो रिकवर करेगा ना। आईडीटी तो हमेशा कंज्यूमर की जब से आती हो तो खाली ये दे आता है एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये लोग तो रिकवर करते हैं। रिकवर किया तो अभी का कहना तो बहुत एकदम सही है। अभी तो ठीक बोला कि सर माना मुझे 15 रुपए देने हैं, परंतु सर 11 रुपए तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। 11 रुपए तो मैंने एचयूएल को दे दिया और एचयूएल ने आपको दे दिया। अच्छा तुम्हें ये बात पता थी? बोला हाँ मुझे पता थी। इसको कहते हैं क्रेडिट। क्या कहते हैं?
इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट का मतलब क्या होता है दोस्त? इनपुट का मतलब परचेज, टैक्स का मतलब जो मैंने टैक्स दिया उसका मुझे क्रेडिट चाहिए, क्योंकि मैंने तमिलनाडु गवर्नमेंट को, मेरे को देना है कितना? 15। ऑलरेडी मैं कितना दे चुका हूं दोस्त? 11। ये देखो 11। अब कितना देना है? 4। अब कहानी पेबल इन कैश, ये आपको सरकार को पेबल इन कैश देना है। अब आप एक चीज को मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, वो ध्यान से रखना। परचेज प्राइस और सेल प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना है? परचेज एंड सेल के बीच का डिफरेंस कितना है दोस्त? बोला सर 40। 40 के ऊपर 10% कितना होता है? 4। इसलिए इस एक्ट का नाम क्या पड़ा था? वैल्यू एडिशन टैक्स। वैट केवल उतना ही टैक्स दूंगा जितना वैल्यू एडिशन हुआ है। बात समझ में आई? वैट नाम समझ रहे हो? मैं उतना ही टैक्स दूंगा जितने का वैल्यू एडिशन हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ा था वैट। ठीक। अब नारायण, नारायण के लिए परचेज प्राइस कितनी? जल्दी बोलो। अच्छा, इधर से एक और डायरेक्ट दो। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट गवर्नमेंट को एचयूएल ने कितना दिया? 11। एचयूएल ने किससे रिकवर किया? अभी से। अभी ने फिर कितना दिया गवर्नमेंट को? 4। 11 4 15। ये देखो 15। ठीक है ना? ये क्या है? 15 होगी, 15 रुपया। अब परचेज प्राइस इसके लिए बोलो, नारायण के लिए परचेज प्राइस कितना? 150। नारायण के लिए तो 150 ही होगी ना। ठीक। अच्छा, ये मुझे बताओ, अभी ने नारायण से कितना वैट कलेक्ट किया होगा? अभी ने, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अभी से 11 रुपया लिया, जो उसने दिया गवर्नमेंट को उसने लिया। अभी ने 4 रुपया गवर्नमेंट को दिया, एचयूएल को 11 दिया, तो 15 रुपया इससे लेगा, नारायण से 15 रुपया कलेक्ट करेगा। बोला यस सर, नारायण से 15 रुपया 100% कलेक्ट करेगा वो। तो अब नारायण भी तो वैल्यू एडिशन करेगा ना, नारायण कैसे छोड़ेगा? नारायण तो रिटेलर है, सबसे ज्यादा वैल्यू एडिशन वही करता। 100 रुपया नारायण के लिए कितना हो गया? 250 रुपया। नारायण भी लोकल सेल करेगा, वैट एट द रेट ऑफ 10%, 25 रुपया। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या कहा नारायण को? है नारायण 25 रुपया दो। नारायण बोलेगा रुक जाओ, मैंने जब अभी से परचेज किया तभी ने मुझसे 15 रुपया लेके आपको जमा कर दिया है, तो मुझे उसका क्रेडिट मिल जाना चाहिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितने रुपए का? 15। मैं कितना बैलेंस कितना दूंगा? 10। अब ध्यान से देखो, 150 और 250 के बीच का डिफरेंस कितना? 100। 100 के ऊपर टैक्स कितना लगेगा? 10। वैल्यू एडिशन टैक्स, जितना वैल्यू एडिशन करेगा उतना ही टैक्स देगा। इसका मतलब नारायण ने कितना सरकार को दिया? नारायण ने सरकार को 10 रुपए दिए। टोटल 11 4 15 5 20, 11 4 15 5 25 रुपए के करीब का टैक्स सरकार को जा चुका है। इस 25 में एचयूएल ने 11 दिया। एचयूएल ने देके किससे लिया? अभी से। अभी ने 4 रुपया सरकार को दिया, 11 रुपया एचयूएल को दिया, टोटल 15। 15 किससे ले लिया? नारायण से। नारायण ने टोटल कितना दिया? 10 गवर्नमेंट को दिया और 15 अभी को दिया, 25 रुपया नारायण दे चुका है। अब यहां पे बारी आई कंज्यूमर की। रिटेलर से कौन परचेस करता है? कंज्यूमर। रिटेलर से कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए परचेस प्राइस कितनी? कंज्यूमर के लिए परचेस प्राइस 270। ठीक है ठीक है, तुम जाओ बेटा। कंज्यूमर के लिए परचेस प्राइस कितनी? 275। 250 तो थी, और 25 रुपए का टैक्स, क्योंकि सारा टैक्स कंज्यूमर को ही देना है। देखो 275 रुपये आ गया कंज्यूमर के। कंज्यूमर को तो क्रेडिट नहीं मिलता, क्योंकि कंज्यूमर तो कंज्यूम कर लेता है। देखो, सरकार को टैक्स कितना गया? एचयूएल ने 11, अभी ने 4, 10, घूम फिर के 25 रुपया टैक्स किसने दिया? अगर ध्यान से देखो, ये 25 रुपया टैक्स किसने दिया? ये 25 रुपया टैक्स जो है ये कंज्यूमर ने दिया, तो तभी तो कंज्यूमर, ये पूरा 25 रुपया रिकवर कर लिया किसने? नारायण ने। किससे लिया? कंज्यूमर से। तो घूम फिर के बात क्या हुई? 25 रुपए का जो टोटल टैक्स आया, ये कंज्यूमर ने सरकार को दिया, पर डायरेक्टली नहीं देके इनडायरेक्टली दिया, इसलिए इसका नाम पड़ गया इनडायरेक्ट टैक्स। बोलो, किसके किसके दिमाग में कोई डाउट हो तो पूछ लो।
Yes. अब देखो, अब तुम सोच रहे हो कि जीएसटी जीएसटी जीएसटी, जब जीएसटी आया, जब जीएसटी आया तो क्या हुआ, ध्यान से देखो। जब जीएसटी आया तो एक्साइज गायब हो गया, सीएसटी गायब हो गया, वैट गायब हो गया, सर्विस टैक्स गायब हो गया। इनकी जगह क्या इंट्रोड्यूस हो गया, जीएसटी। हाँ वंदना, यही बात है। बोला अच्छा, अब जीएसटी आ गया। देखो इसी चार्ट को, ये चार्ट बनाए हो तुम लोग, बना लिए हो क्या सब, या खाली देख रहे हो? बिना बनाए कैसे होगा बताओ। अलीना, कैसी हो बच्चा? साथ साथ बना लिया। अब देखो, मैं पहले बना लू उसके बाद, है मैं पहले बना लू उसके बाद। अब देखो, सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट। ओ, अभी भी हाई है। ध्यान से देख, अब क्या है, जीएसटी आ गया, पोस्ट जीएसटी। अब आ गया जीएसटी, पिक्चर में कौन है, जीएसटी। ध्यान से देखना, जीएसटी आ गया, आ गया जीएसटी आ गया। ये कौन, एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ओके सर। इससे प्रोडक्ट ए बनाया, बोलो ओके। प्रोडक्ट ए का इसने रखा ट्रांजैक्शन वैल्यू, टीवी, ट्रांजैक्शन जिस वैल्यू पर ट्रांजैक्शन करेगा, टीवी 100 रुपये, 100 रुपया। एक्साइज तो अब है नहीं, एक्साइज का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, एक्साइज का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब सीधा वो क्या लगाएगा, इसके ऊपर जीएसटी एट द रेट ऑफ 10%। कितना आया, मैं सेम डेटा ले रहा हूं, कोई चेंज नहीं करूंगा, तुम्हें डिफरेंस पता चलेगा। जो राहुल गांधी जी बोलते हैं ना, जीएसटी आने का ये हो गया वो हो गया, तुम खुद देख लेना क्या हुआ नहीं हुआ, मैं तो बाद में बताऊंगा। कितना हो गया, 110। यानी कि कहने का मतलब इनवॉइस कितने का रेस करेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनवॉइस, यस। इसे अब हम लोग इक्वल को बोलेंगे सप्लायर। जीएसटी में होलसेलर रिटेलर नहीं बोलते हैं, सीधा बोलते हैं सप्लायर। और अब यहां पे कौन है, अभी, यहां पे कौन आया, अभी। अभी अब कौन हो गया इस पूरे सिचुएशन में, अभी क्या है, अभी क्या है, रिसिपेंट, क्योंकि अभी ने खरीदा है तो अभी को बोलेंगे रिसिपेंट, क्योंकि एचयूएल ने अभी को सप्लाई की है। अभी के लिए परचेज प्राइस कितनी, 100। अभी के लिए परचेज प्राइस कितनी, 100। क्यों, ये जो 10 रुपए का जीएसटी, इसका क्या मिलेगा, अभी को क्या मिलेगा, इनपुट। परचेज मतलब इनपुट, उसके ऊपर जो टैक्स उसने दिया उसका उसको मिल जाएगा क्रेडिट, इसलिए परचेज प्राइस। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू क्या बोलता है, अगर कोई टैक्स आपने दिया उसका क्रेडिट मिल जाए तो उसे परचेज प्राइस में इंक्लूड नहीं करते हैं। एडिशन करेगा, हाँ सर, वैल्यू एडिशन तो करेगा ही ना। कितने, पिछली बार उसने कितने का किया था, अभी ने 40 का। अब अभी के लिए कितना हो गया प्राइस, 140। अब उसके लिए ट्रांजेक्शन वैल्यू ये हो गया, ये उसका ट्रांजेक्शन वैल्यू। इसके ऊपर वो जीएसटी लगाएगा कितने का, 10% का। कितना हो गया, 14। और यहां से वो आईटीसी लेगा, आईटीसी कितने का लेगा, 10। ध्यान से देखो, कितने रुपए देना है, पेड इन कैश, पेबल इन कैश, इसको कैश में देना पड़ता है। कैश मतलब इसका एक लेजर होता है, कैश लेजर, वहां से देना पड़ता है। चलो फिर से कहानी को ट्विस्ट करते हैं। देखो, परचेज प्राइस कितनी, 100, ठीक है। और सेल प्राइस कितनी, 140। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 40। 40 के ऊपर जीएसटी कितना देना पड़ेगा, क्रेडिट इन कैश 4। आपको नहीं लग रहा है जीएसटी जस्ट मॉडिफाइड वर्जन ऑफ वैट? को रिलेट करके देखो, जब को रिलेट करना सीख जाओगे, सब्जेक्ट आप हीरो बन जाओगे। रटन विद्या करोगे तो हमेशा रटते रह जाओगे। वैट क्या है, जीएसटी क्या, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ वैट ही तो है। खाली मिसिंग क्या है, वो जो एक्साइज से हट गया तो बीच में जो एक्सेस टैक्स लग रहा था 10 रुपए का, वो गायब हो गया।
कोमल क्लियर है? योगेंद्र, कोमल, हर्ष, आ गया? Great. अब चलो हम लोग किसके पास चलते हैं। अभी ने सामान किसको बेचा? अपने नाड़ू को बेचा। हाँ नाड़ू, पहले नाड़ू मेरे से बहुत बात करता है, आजकल बात नहीं करता है। नाड़ू मुझसे नाराज है, कोई बात नहीं। अब इस केस में अभी कौन बन गया? अभी कौन बन गया? सप्लायर। और नाड़ू कौन बन गया? अपना रिसिपेंट। रिसिपेंट। नाड़ू के लिए परचेज प्राइस कितनी होगी सर? नाड़ू के लिए परचेज प्राइस कितनी होगी? 140। नाड़ू के लिए परचेज प्राइस कौन कितने होगी? 140। नाड़ू भी तो इसमें एडिशन करेगा ना? बोला हाँ नाड़ू एडिशन करेगा। कितने का नाड़ू ने एडिशन किया था उस समय? 100। चल यहाँ पे भी वो 100 का ही करेगा। चल 240 हो गया। अब इसके ऊपर नाड़ू जीएसटी लगाएगा। ये उसका नाड़ू का ट्रांजेक्शन जो इतने में ट्रांजेक्शन करेगा 10, 24। आईटीसी कितना लेगा वो? नाड़ू आईटीसी लेगा 14 का। पेड कितना होगा? पेबल इन कैश 10 रुपये। घूम फिर के वही बात आई। वैल्यू एडिशन कितने का हुआ? 100 रुपये का। 100 रुपये के ऊपर 10, 10 सेम चीज, सेम चीज, 10 रुपये। अब गवर्नमेंट को जीएसटी कितना जा रहा है? जीएसटी गवर्नमेंट को एचयूएल कितना दे रहा है? एचयूएल दे रहा है 10। और अभी दे रहा है कितना? अभी दे रहा है, अभी दे रहा है 4। नाड़ू कितना दे रहा है? नाड़ू दे रहा है 10। 10 4 24 रुपये। चीजें वही है, ठीक है ना? अब यहाँ पे कौन आया? कंज्यूमर। यहाँ पे कौन आया? कंज्यूमर। यहाँ पे कौन आया? कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए परचेज प्राइस कितनी हो गई? कंज्यूमर के लिए परचेज प्राइस हो जाए, क्योंकि नाड़ू अब बेचेगा किसको? कंज्यूमर को। कंज्यूमर के लिए परचेज प्राइस कितनी हो गई? कंज्यूमर के लिए परचेज प्राइस हो गई 264। पहले कितनी थी कंज्यूमर के लिए परचेज प्राइस? 275। अब परचेज प्राइस कितनी हो गई? मैंने कोई डेटा चेंज नहीं किया, मैंने एक भी डेटा चेंज नहीं किया, एक सिंगल डेटा चेंज नहीं किया। जो पुराना डेटा था उसी के हिसाब से मैंने सम को डेवलप किया। अब मुझे बताओ, क्या आप एक छोटे से ट्रांजेक्शन जो मैं आपको देख रहा हूं 200 100 150 रुपये में, और रेट भी एवरेज रेट लेके मैं चल रहा हूं, उसमें आपको 11 रुपए का फर्क दिख रहा है? तो सोचो, मम्मी जो राशन लेके आती है घर पे, उसमें से कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो पहले टैक्सेबल होते थे, सरकार ने उसे एग्जम्प्ट कर दिया। तो मम्मी, अब ये बात मम्मी को अभी नहीं आएगी, क्योंकि मम्मी ने जीएसटी के पहले भूल जाते हैं। इंडियन मेमोरीज आर वेरी शॉर्ट। अगर मम्मी को याद नहीं होगा तो मम्मी जब सब पहले राशन लेने जाती थी, तो 10,000 रुपए का जो राशन आता था वो पोस्ट जीएसटी का 7,000 7,500 में आने लग गया। यस। पर कलेक्शन बढ़ गया। जीएसटी के आने का जो चोरी वाला सिस्टम था ना, जो लोग चोरी कर लेते थे, वो सारी चीजें तो बंद हो गई ना। तो सरकार ने क्या किया? प्रॉब्लम का है, तुम एक चीज को देखो, कोई ऐसा इंसान मिला है जो प्रॉपर व्हाइट मनी कमाता है? प्रॉपर व्हाइट मनी कमाता है और वो कहता है, या प्रॉपर बिजनेसमैन है जो पूरा ट्रांजेक्शन बैंकिंग के थ्रू करता है, वो उसने कभी बोला है कि सरकार चोर है, हमको बहुत दुखी है? तुमको जितने लोग बोलेंगे ना कि प्रेजेंट गवर्नमेंट इज वेरी बैड, तो वो वही लोग होंगे, ध्यान से देख लेके देखना, जो करप्ट लोग हैं। क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है उसमें करप्ट लोगों के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आप चोरी कर सको। बहुत रेयर, चोरी करोगे तो फंसोगे। इसे करप्ट लोग डेली सुबह शाम कोसते रहते हैं सरकार को, क्योंकि पहले जो था उसमें इतने सारे स्कोप थे, और स्कोप के साथ सोचो उतने कंप्लाइंसेस नहीं थे। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि जीएसटी में प्रोसेस कैसे होता है। ये प्रोसेस जो है, ठीक है,
ये करप्ट लोगों के लिए तो जीएसटी नहीं है ना, जितना ज्यादा करप्शन उतना ज्यादा प्रॉब्लम। एवरीथिंग इज ओके, क्लियर, सुपर क्लियर, बोले यस सर। तो ये जीएसटी की पुराने चीजें हैं और ये जीएसटी नया। जस्ट आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं है। सारा गेम अगर तुम देखो तो किसका है पता है बेटा? सारा गेम ही पूरा का पूरा किसका है? आईटीसी का। इनपुट टैक्स क्रेडिट इंट्रोड्यूस किया गया डबल इफेक्ट कैस्केडिंग को हटाने के लिए। और कैस्केडिंग का मतलब नहीं होता एक्साइज के ऊपर जीएसटी, कैस्केडिंग का मतलब होता है जीएसटी के ऊपर जीएसटी। ध्यान रहेगा। चलें स्टार्ट करें। ये तो आपका जीएसटी का बेसिक। एक चीज तुमको समझ में आ गई, जीएसटी की सबसे, जीएसटी का सोल क्या है, आत्मा क्या है? जीएसटी की आत्मा क्या है? जीएसटी की आत्मा एक ही चीज है, वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि आईटीसी। इनपुट का मतलब परचेज, उसके ऊपर जो टैक्स उसका क्रेडिट, यही उसकी आत्मा है। आईटीसी ही आत्मा है। आईटीसी पहले भी था, आईटीसी पहले था, पर आईटीसी पहले केवल वैट का था। अच्छा, प्री जीएसटी, ध्यान से देखो, कई लोगों के मन में आया प्री जीएसटी, पोस्ट जीएसटी। प्री जीएसटी और पोस्ट जीएसटी। प्री जीएसटी में आईटीसी जो था ना वो वैट का था, या ऐसे प्री जीएसटी में ऐसे सिखाता हूं देखो। एक था एक्साइज, प्री जीएसटी में एक्साइज भी लगता था, बोला लगता था, सीएसटी भी लगता था, वैट भी लगता था, सर्विस टैक्स भी लगता था। अब खाली जीएसटी लगता है, ठीक है। पहले क्या था, एक्साइज में, प्री जीएसटी में आईटीसी का जो कॉन्सेप्ट है, आईटीसी मिल जाता था, सीएसटी का नहीं मिलता था, वैट का यस होता था, सर्विस टैक्स का कभी मिलता था कभी नहीं मिलता, फिर भी मैं यस में करता हूं। अब ये सारी चीजें तो रही नहीं, अब खाली जीएसटी है तो सीधा लिख देता हूं यस। अब बताओ, उसमें एक्साइज में भी खाली सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से था, सीएसटी में लगता नहीं था। यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह माल भेजोगे, आपको याद है पहले क्या होता था, एक स्टेट में प्रोडक्ट महंगा होता था, दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट सस्ता होता था। जहां प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती थी वहां प्रोडक्ट सस्ता होता था, और वो प्रोडक्ट अगर महाराष्ट्र से कोलकाता आता तो प्रोडक्ट महंगा होता था। क्यों? क्योंकि जब महाराष्ट्र से सामान निकलता था सीएसटी लगता, तो सीएसटी का कोई क्रेडिट मिलता नहीं था। क्यों नहीं मिलता था? अब क्वेश्चन मन में भी ये भी तो आएगा ना, क्यों नहीं मिलता था? सीएसटी मतलब जहां से प्रोडक्ट, जहां से सामान निकलता तो वो स्टेट गवर्नमेंट लेती थी। अगर महाराष्ट्र से सामान निकला था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या करती, सीएसटी कलेक्ट करती थी, फिर बंगाल में आता था और बंगाल में सीएसटी लग के आता। तो मैं जब उस प्रोडक्ट को बेचता था और ममता दी को मैं बोलता था कि दीदी मैंने तो टैक्स दिया ना परचेस करते वक्त, तो ममता दी क्या बोलती थी? ममता दी बोलती थी कि तुमने किसको टैक्स दिया? मैंने कहा महाराष्ट्र। बोले ममता दी माइनस महाराष्ट्र तो नहीं होगा ना, ममता दी मैंने बंगाल माइनस महाराष्ट्र तो नहीं होगा। बंगाल को जो तुम टैक्स दोगे उसका मैं क्रेडिट दूंगी, पर दूसरे स्टेट को जो टैक्स दोगा उसका क्रेडिट में बंगाल तुमको क्यों देगा? तो ये सारे लफड़े थे। अब वो सारे लफड़े धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, अभी भी है। ठीक है, तो पहले स्टेट टू स्टेट मिलता था, वैट का मिलता था। एक्साइज तो खाली एक बार लगती थी, वो तो मोदी जी देते थे। और उसमें भी देखो ना, मोदी जी माइनस मोदी जी हो सकता था, मोदी जी माइनस ममता दी नहीं हो सकता। आप जो एक्साइज देते थे उस एक्साइज ड्यूटी पेड का प्रोडक्ट अगर आप कोलकाता में बेचते और बोलते मुझे एक्साइज का क्रेडिट दो, ममता दी बोलती किसको दिया था एक्साइज तुमने? बोला मोदी जी को। ममता दी माइनस मोदी जी तो हो ही नहीं सकता है। हो गई बात खत्म। अभी भी है, अभी भी है, सब दिखाऊंगा। अब समझ में आया पहले और आज में कितना? अब तो खाली एक ही टैक्स है ना भाई, जीएसटी। जीएसटी का आईटीसी मिलेगा। पहले सीएसटी का आईटीसी नहीं मिलता तो तुम सोचो, सारे प्रोडक्ट तो एक स्टेट कंज्यूम नहीं करता था ना, बना के तो पूरे स्टेट में बेचता था। सीएसटी हर प्रोडक्ट पे लगता था। आपको हर किसी भी प्रोडक्ट का सीएसटी क्रेडिट नहीं मिला तो प्राइस बढ़ गई ना आपकी। आप सोचो, एक्साइज के लिए भी क्या होता था, एक्साइज का क्रेडिट मिलता था, तो एक्साइज का क्रेडिट भी कब मिलता? जब एक्साइज का पेमेंट करोगे तब क्रेडिट की बात होती थी। स्टेट गवर्नमेंट आपको एक्साइज का क्रेडिट देती नहीं थी, यहां पे भी फंसे रहते थे। खाली एक और सर्विस टैक्स में भी वही सेम था।
तो भैया अगर कोई एक चीज वहां पे पहले जिसका क्रेडिट था वो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी। चलो ये सब बातें छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन supply of, GST is a tax on supply of goods or services or both except अल्कोहलिक लीकर। लो भैया गेम फिर चालू हो गया। अल्कोहलिक लीकर के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, अल्कोहलिक लीकर के ऊपर आज भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है। लोकल जब सेल होता है तो वैट भी लगता है। ठीक, यानी कि लीकर आज भी जीएसटी के दायरे से नहीं है। इसे लिखा एक्सेप्ट, यानी कि अल्कोहलिक लीकर कभी भी जीएसटी में नहीं आएगा, कभी नहीं। तो जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई। सबसे बड़ा वर्ड क्या निकल के आया? सबसे बड़ा वर्ड अगर निकल के आया सप्लाई। सप्लाई पहले क्या था? मैन्युफैक्चरिंग, सेल है ना, अब एक ही वर्ड है सप्लाई। इससे जो बेचता है उसको सप्लायर बोलते हैं, जिसको मिलता है रिसिपेंट बोलते हैं। अच्छा सर बहुत इजी है। फिर क्या बोला? किसकी सप्लाई? गुड्स की, सर्विसेज की, या फिर दोनों की, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर। अल्कोहलिक लीकर पे अभी क्या लग रहा है? स्टेट एक्साइज एंड वैट। पेट्रोल ऐसे नहीं है सिर्फ। तो आज भी अल्कोहल किसका रेवेन्यू है? स्टेट गवर्नमेंट का। सबसे बड़ा रेवेन्यू तो अल्कोहल का किसके पास जाता है? स्टेट का। स्टेट का रेवेन्यू, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ नहीं है। इसलिए जीएसटी आने के पहले ही सबसे पहला कंडीशन ये था कि सुनो, दारू को मत लेके आना, लाओगे तुम्हें जीएसटी आने ही नहीं देंगे हम लोग। सरकार ने कहा भाई दारू रहने दो, तुम पियो, तुम ही एंजॉय करो। पेट्रोल डीजल अलग चीज है बेटा, जीएसटी में तो हाई माने तुम जो बोल रहे ना, यहाँ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर का मतलब क्या हुआ? एक्सेप्ट में अल्कोहलिक लीकर का मतलब अल्कोहलिक लीकर के ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं आ सकता है। पर भाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो भी सारे नहीं, केवल पांच ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जिसपे जीएसटी ने, बाकी सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे तो जीएसटी है। पांच को छोड़ के जितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट है सब पे जीएसटी। उन पांच के ऊपर सरकार ने कहा है अभी नहीं। दो वर्ड है, एक है कभी नहीं और एक वर्ड है अभी नहीं। अभी नहीं का अभी नहीं है, कभी भी हम ला सकते हैं, पर लीकर पे कभी नहीं ला सकते। तो अगर मैं तुमसे बोलूं, जैसे तुम्हारे मन में बार बार आ रहा होगा, तो ऐसे जो पेट्रोलियम पेट्रोलियम तुम लोग चिल्लाते हो ना, दैट इज वेरी बैड। पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो हर चीज होते हैं। जो लिप जेल लगाते हो, लिप गार्ड लगाते हो ठंड में, वही पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। जो लड़कियां नेल पॉलिश लगाती है, लिपस्टिक लगाती है, वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो इंडिया में सारे सारे प्रोडक्ट, मैक्सिमम प्रोडक्ट ही तो पेट्रोलियम। परफ्यूम और डिओ लगाते हो, वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो आप कैसे बोलते हो पेट्रोलियम प्रोडक्ट? पेट्रोलियम प्रोडक्ट 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और एक हो गया अल्कोहलिक लीकर। ठीक, अल्कोहलिक लीकर में एक वर्ड याद रखना, कभी नहीं आना। कभी भी जीएसटी नहीं आएगा। अल्कोहलिक लिकर कंडीशन है, कभी भी जीएसटी नहीं आएगा। और जब मैं 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करता हूं, उसमें पहला आता है पेट्रोल, दूसरा आता है क्रूड, तीसरा आता है एचएसडी हाई स्पीड डीजल, चौथा आता है नेचुरल गैस, और पांचवा आता है आपका एविएशन टरबाइन फ्यूल, जिससे हवाई जहाज चलता है। यही केवल 5 है जिसके ऊपर जीएसटी अभी नहीं, अभी नहीं है, कभी भी आ सकता है। मोदी जी जब डिसाइड कर देंगे तभी आ जाएगा। बस जो मैंने लिख दिया वो फुल एंड फाइनल। अब तुमको जो भी क्वेश्चन पूछना नारायण वहीं पे खत्म हो जाएगा। पहला है पेट्रोल, दूसरा है क्रूड, तीसरा है डीजल दैट इज कॉल्ड हाई स्पीड डीजल,
चौथा है नेचुरल गैस और पांचवा एटीएफ। इसको शॉर्ट वर्जन में हम लोग एटीएफ भी बोलते हैं, एविएशन टरबाइन फ्यूल। जैसे हवाई जहाज अब चलता है तो उनके लिए ये फ्यूचर में, इसलिए जब तुम लोग जो बोलते हो ना, जब तुम लोग ये सब बोलते हो ना, ये वो तो याद रखना, ये 5 प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी अभी नहीं। मैंने क्या कहा? अभी नहीं। क्या कहा? अभी नहीं, पर कभी भी आ सकता है। मोदी जी डिसाइड करेंगे, कभी भी आ सकता है, अभी नहीं और कभी नहीं। हाँ, अब पेट्रोल के ऊपर अभी, ये पेट्रोल के ऊपर ये अभी नहीं है। तो आज के टाइम में पेट्रोल के ऊपर अभी क्या लग रहा है? पेट्रोल और इन सब के ऊपर अभी क्या लग रहा है? अभी इनके ऊपर एक्साइज भी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, प्लस वैट भी है, इधर से इधर सीएसटी भी है, ये जो और अदर टैक्सेस भी है पेट्रोल के ऊपर। तुम सोचो कितना बड़ा गेम चल रहा है, अदर टैक्सेस। ठीक, ये वैट कौन डिसाइड करता है? ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसलिए हर स्टेट में पेट्रोल का प्राइस अलग होता है। क्यों होता है? बंगाल गवर्नमेंट ले लेती है 20%। जितने भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, जितने नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट, सब में देखना पेट्रोल का प्राइस बहुत ज्यादा है। क्यों है? उन्होंने अपना वैट को कम नहीं किया। पर बीजेपी स्टेट रूल्ड स्टेट में जाके देखो पेट्रोल का प्राइस कम है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि मैं एक्साइज कम करूं, आप भी बेनिफिट दीजिए। तो बीजेपी स्टेट जितने भी है सबने क्या किया? वैट को गिरा दिया, अलग टैक्सेस को गिरा दिया, क्योंकि ये तो उनके पावर के भीतर है। तो इससे यूपी में और तुम दिल्ली में जाके देखो, तुम्हारे पेट्रोल की प्राइस अलग मिलेगी। तुम राजस्थान में जाओ, पेट्रोल की प्राइस अलग मिलेगी, यूपी में अलग मिलेगी। मिलेगी ना? चेक करके देख लेना। देख लो, नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट, नॉन बीजेपी स्टेट जितने भी है सब आप कंपेयर कर लेना, आप क्लास के बाद सबको आपको पेट्रोल का प्राइस मिलेगा। आप यूपी को ही बेस बना लेना, यूपी इज अ बीजेपी स्टेट। आप यूपी को बेस बना के आजू बाजू स्टेट में देखना, यूपी के बगल में जो पंजाब, वहां पे पेट्रोल की प्राइस कितनी है, हिमाचल में कितनी है, राजस्थान में कितनी है, दिल्ली में कितनी है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल किसके अंडर में आज भी? पेट्रोल आज भी जो है लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। और स्टेट गवर्नमेंट यहां से पैसा खींच रही होती है। गवर्नमेंट ने भी एक्साइज कमाया था, और स्टेट गवर्नमेंट ने कहा, स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं कमाया था। बनारस में 97 है ना? एक बार खोल के देखो दिल्ली में कितना है और कोलकाता में कितना। अभी अभी ये तुरंत एग्जांपल से तुम लोग को पता चल जाएगा। 6-7 रुपए बहुत होते हैं बेटा, 1 लीटर में अगर 6-7 रुपए का प्रॉब्लम है। चलिए अब हम आगे बढ़े। और यस, तो समझ गया, दिमाग में घुस गया। जीएसटी किसके ऊपर? सप्लाई के ऊपर। किसकी सप्लाई? गुड्स और सर्विसेज की, और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर। दिमाग में सेट हो गया। अब इस सेक्शन आ जाओ। अभी छोड़ दो ना बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो। फर्क लेके भी क्या कर लोगे? नाम क्या है तुम्हारा? नेम, एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 2 आपको पता ही है,
किसी भी एक्ट का सेक्शन 2 इज अ डेफिनेशन। सेक्शन 3, 4, 5, 6 ध्यान रखना। सेक्शन 3, 4, 5, 6 यहां पे जो है वो है एडमिनिस्ट्रेशन, पढ़ने की जरूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन। सेक्शन 7 क्या है? सप्लाई। सेक्शन 8 भी सप्लाई है, पर यह है कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई। सेक्शन 9 चार्जेबिलिटी का सेक्शन, जीएसटी की चार्जेबिलिटी का सेक्शन। और सेक्शन 10 कंपोजिशन डीलर के लिए, यानी कि जो छोटे मोटे इंडिया में ट्रेडर हैं उनके लिए स्कीम बनाई गई, कंपोजिशन स्कीम। जब मैं बात करता हूं इसकी चार्जेबिलिटी की, तो यहाँ पे सेक्शन है 9 सब सेक्शन 1, 2, 3, 4 एंड 5। 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5, ठीक है ना। कंपोजिशन स्कीम की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पे 10(1), 2, 3, 4, 5 एंड 10(2)(a) यहाँ पे भी है। अच्छा, ठीक। जब सप्लाई की बात करूंगा, सेक्शन 7(1), A, B, C, 1(a), 2 एंड 3। ठीक, ये आ गया सप्लाई, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। फिर यहां से आता है सेक्शन 11, 12, 13, 14, 15। 11 में बताएगा एग्जम्पशन, कौन कौन सी ऐसी सप्लाई है जो एग्जम्प्ट होती है। जैसे इनकम टैक्स में सेक्शन 10 है ना, वैसा है। सेक्शन 12 है टाइम ऑफ सप्लाई, इसी में इसमें भी आता है टाइम ऑफ सप्लाई। अब आप बोलेंगे दो दो सेक्शन टाइम ऑफ सप्लाई के, हाँ दोस्त, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में यहाँ पे बात करूंगा मैं आपसे। यहाँ पे मैं आपसे सर्विसेज के बारे में बात करूंगा, ठीक। 15 में है चेंज इन और रेट, अचानक रेट में चेंजेस आ जाते हैं उसके लिए। एंड द 15 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन वैल्यू, क्योंकि इसी के ऊपर अपने को जीएसटी देना है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रांजेक्शन वैल्यू। ये हम पढ़ते हैं सेक्शन 15(1) प्लस सेक्शन 15 सबसेक्शन 2, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज ई, -15 सबसेक्शन 3। 16, 17, 18 तूफान है, ये तूफान है, ये तूफान है। बोलो मतलब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के सेक्शन हैं आईटीसी। साथ में इनके साथ और सेक्शन आईटीसी के 19, 20 एंड 21, ये आईटीसी के सेक्शन। फिर आता है सेक्शन 20, फिर आता है सेक्शन 22, 23, 24, 25, 26, 27। सेक्शन 22 कहता है किसको किसको रजिस्टर होना है जीएसटी में, लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ओके, लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 23 कहता है किसको किसको जरूरत ही नहीं है, नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
ये 2 चैप्टर में 12 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। 16, 17, 18 से लेके 27 तक 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 24 बोला आबा का डाबा, तुमको तो रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुमको अरेस्ट कर लूंगा। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अच्छा ठीक है, मैं करा तो लेता हूं, पर मुझे बताओ ना कैसे होगा, क्या प्रोसीड्यूर है। तो सेक्शन 25 बोलता है प्रोसीड्यूर ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 26 बोलता है डीम्ड रजिस्ट्रेशन, मान रहे हैं कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया। अच्छा ऐसा भी कुछ प्रोविजन है, हाँ स्पेशल प्रोविजन है डीम रजिस्ट्रेशन का। सेक्शन 27 कहता है स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन फॉर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। हम लोग इसको जीएसटी की भाषा में आज से कहेंगे एनआरटीपी, विदेशी मेढक। विदेशी मेढक क्या बोलेंगे, विदेशी मेढक। एंड देसी मेढक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। फॉरेन का मेढक है। तो ये पूरा चैप्टर अगर आप ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक सब रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। बोला हाँ सर, देख रहे हो कौन कराएगा कौन नहीं कराएगा, किसको कराना ही पड़ेगा, क्या प्रोसीड्यूर है, किसको डीम्ड बोलते हैं। 27 यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूं आपको, तो ज्यादा इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। 28, 29, 30, 28 amendment, amendment in registration certificate। आप कभी कभी कुछ चीजें चेंज होती है उसके लिए अमेंडमेंट कहते हैं उसको। 29 है कैंसिलेशन, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट गुस्से में आएगी तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगी। एंड 30 है रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। हाँ 12 में ही है वो भी, 12-13 के भीतर ही आता है। निकलिए यार, तो मैं 5 दिन में सारा सेक्शन करा दूंगा, चिंता ही मत कर। सेक्शन उपशन का चिंता मत कर, जीएसटी में खून में डाल दो, खून से निकलेगा, खून से निकलेगा तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन निकलेगा। अब यहाँ के बाद सेक्शन कौन सा आया, इसके बाद आ जाएगा सेक्शन 31, 32, 33, 34। सेक्शन 31 कहता है टैक्स इनवॉइस एंड बिल ऑफ सप्लाई। इसमें कितने सेक्शन आते हैं, इसमें आते हैं 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 32 only registered person, only registered person can collect जीएसटी। ये तो लॉजिक की बात है ना, क्या बोल रहा है, मतलब ओनली रजिस्टर्ड पर्सन कैन कलेक्ट जीएसटी। केवल जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा वही जीएसटी को क्या कर सकता है, ठीक है ना। केवल रजिस्टर्ड पर्सन ही जीएसटी कलेक्ट, अनरजिस्टर्ड कोई जीएसटी कलेक्ट करेगा क्या। सही बोल रहे हो सर आप तो। वंस
GST paid, comma, must be indicated in invoice एंड अदर डॉक्यूमेंट। एक बार आपने अगर जीएसटी पेमेंट कर दिया तो जब भी इनवॉइस रेस करेंगे या अदर डॉक्यूमेंट वहां पे अमाउंट को दिखा देना। 34 में क्या है? डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 5 मार्क्स। यहां से क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स के लिए। टॉपिक काफी काफी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ये एक टॉपिक है 5 मार्क्स के लिए। यहाँ पे सेक्शन पढ़ेंगे 34(1), 34(2), 34(3), 34(4). पीयूष कैसा है बेटा तू आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बच्चा? 35 एंड 36 यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे रखना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या मेंटेन करने हैं, एंड यहीं पे बात की गई जीएसटी ऑडिट की। ठीक है, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, sorry, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। लीजिए लीजिए, मैं इकलौता टीचर होऊंगा जो पहले लेक्चर में 1 घंटे में सारे सेक्शंस को ड्रॉ कर रहा होगा। इतनी बड़ी रिस्क कोई नहीं लेता, मैं ले रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आने वाले 5 दिन के बाद छठे दिन ये सारे फिंगर टिप पे सारे सेक्शन होंगे। आ जाए, कोई बात नहीं बेटा, सारी चीजें दुनिया में कर्म भी करना है, पढ़ाई भी करनी है। जैसे जब समय मिले पीयूष भाई तो उस समय क्लास करो। डीटी कहां तक पहुंच गए? कोई रिस्क नहीं लेगा पहले दिन क्लास में जीएसटी का। मुझे पता, मैं अपने बच्चों को ये सारे सेक्शन खून में डाल दूंगा, ऐसे इंजेक्शन के तरह डालूंगा डेली। 5 दिन का सेक्शन फिंगर टिप पे होंगे। वो क्या है? कुणाल बंसल, ज्ञान प्रकाश, अरे वाह आज ज्ञान भी आया है। चल 37, ये कहानी है, इसका नाम ही है जीएसटी कहानी। कहा गया कुणाल बंसल? एकदम नहीं वैष्णवी। कितना लेक्चर मैंने बोला? 5। इंट्रोडक्शन जिस दिन खत्म होगा 6। मैं तुमको प्रॉमिस कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं कि सारे सेक्शन आपके खून में होंगे। हाँ विशाल भी नया है। अच्छा विशु, नहीं कुणाल, कुणाल के संग प्रॉब्लम क्या है? कुणाल बंसल ठीक एक ही मैसेज करेगा, ये रेगुलर लो, वो रेगुलर लो, ये करो, वो करो। बात नहीं करेगा, खाली ऑर्डर देगा, ये आप ऐसा करो। मैं कैसे करूं भाई तेरे हिसाब से? क्लास अटेंड नहीं करेगा, उससे पूछे क्यों नहीं, कॉस्टिंग का क्लास है। ठीक है भाई, कॉस्टिंग कर ले। कॉस्टिंग सेकंड ग्रुप में, कोई बात नहीं। मैं माथा नहीं लगाता आजकल, मैं दिमाग नहीं लगाता हूँ किसी के साथ भी। एकदम सिंपल, अपना पढ़ाऊंगा, जाओ आप अपना समझो। थैंक यू विशाल। आ जाओ 37।
देखना ठीक से, GSTR 1, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आर मतलब रिटर्न, दिस इज GSTR 2, दिस इज GSTR 3B, दिस इज फर्स्ट रिटर्न, वो पहला पहला प्यार, फर्स्ट रिटर्न। इनको छोड़ो, ये मैचिंग कंट्रीब्यूशन है। ये 44 एनुअल रिटर्न, 44 एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न मतलब, एनुअल रिटर्न मतलब GSTR 9, 9A, 9B, 9C, ठीक है। 45 फाइनल रिटर्न, फाइनल रिटर्न, फाइनल रिटर्न GSTR 10। तो देखो 1 2 3 के बाद गायब क्या हो गया, 4 5 6 7 गायब हो गया है। चलो कोई बात नहीं, इसको कहते हैं चिरकुट को नोटिस, चिरकुट को नोटिस और फाइलिंग ऑफ रिटर्न, यानी कि जिसने रिटर्न नहीं फाइल किया उसको चिरकुट है, उसको नोटिस जाती है फाइलिंग ऑफ रिटर्न के लिए। समझ गए सर? यहाँ पे फीस फॉर नॉन फाइलिंग, आप रिटर्न नहीं फाइल करते उसके लिए फीस। 48 में क्या है, 48 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर GSTP प्रैक्टिशनर। 49 क्या है, पेमेंट ऑफ GST, पेमेंट ऑफ टैक्स। और यहां पे क्या है, इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट, इंटरेस्ट। खत्म हो गया। कई लोग बोलते हैं कि सर रिटर्न इतना ही है क्या? नहीं दोस्त, रिटर्न इतना नहीं है, रिटर्न तो और भी है। जैसे GSTR, आपने जैसे GSTR 1 2 3 9 10, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। GSTR 4 भी है, GSTR 5 भी है, GSTR 5A भी है, GSTR 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 11 भी है। क्या मजाक कर रहे हो? हाँ सर, हाँ यही है, खत्म। अच्छा, GSTR 4 किसके लिए है? कंपोजिशन, वो था ना सेक्शन 10, कंपोजिशन स्कीम जो लोग फॉलो करते हैं उनके लिए है, अंडर सेक्शन 10 लिखा है था सेक्शन 10 कंपोजिशन। GSTR 5 किसके लिए है? NRTP, विदेशी मेढक के लिए। ये किसके लिए है? OIDAR, नेटफ्लिक्स वालों के लिए, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एसेस रिट्राइवल, नेटफ्लिक्स वालों के लिए। 6 किसके लिए है? 6 किसके लिए है? 6 किसके लिए है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ISD कहते हैं। ये किसके लिए है? ये TDS वालों के लिए। और ये किसके लिए? TCS वालों के लिए। और इसको कहते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको कहते हैं हम लोग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर का मतलब है UIN, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब बताओ, चलिए पहले ये कर लो, उसके बाद बताता हूँ। एक्टिवेशन ही नहीं हुआ, इनरोलमेंट ज्यादा हो गए,
सॉफ्टवेयर कल ही चेंज किया, एफएम का इनरोलमेंट ज्यादा हो गया, एक्टिवेशन ही नहीं हो सका आज। हो गई बात खत्म। देखो अब आप देखो, मैंने पूरे 2 पेज में आपको इंडेक्स बना दिया। अब हम लोग कल कब से करेंगे, सब छाप ले, देखो ऐसे पढ़ेंगे। नाम क्या है तुम्हारा, नेम एक्सटेंट एंड एप्लीकेटेड, सेक्शन 1, सेक्शन 2 डेफिनेशन, सेक्शन 3, 4, 5, 6 एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्शन 7 सप्लाई, 8 कंपोजिट सप्लाई, 9 is a chargeability, section 10 is a composition, section 11 is exemption, 12 and 13 is the time of supply, section 14 is a change in the rate, section 15 is the time of, section 15 is the transaction value, 16, 17, 18 input tax rate, section 22 not liable for registration, 23 not liable for registration, section 24 compulsory registration, 25 procedure of registration, section 26 deemed registration, section 27 is going to be special provision for NRTP and casual taxable person, section 28 is a amendment, section 29 is a cancellation, section 30 is a revocation, 31 is a tax invoice and bill of supply, section 32 only registered person can collect the GST, section 33 once you pay the GST, you have to indicate the amount of GST in every document and document. Section 34 is a debit note, credit note. Section 35 and 36 is your GST audit books of accounts. Section 37, 1 GSTR 1, Section 37, 38 GSTR 2, Section 39 GSTR 3B, Section 40 PALA return, 41, 42, 43 matching contribution of ITC, ITC matching of ITC. Section 44, Section 44, Section 44, Section 44 annual return GSTR, annual return GSTR 9, 45 is the final return GSTR 10. 46 चिरकुट को नोटिस, 47 में फाइन, सेक्शन 48 में, सेक्शन 48 is the goods and service tax practitioner, 49 is the payment and section 50 is the interest। और बात खत्म। तो जीएसटी किसके ऊपर है, जीएसटी किसके ऊपर है, जीएसटी इज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक, व्हाट इज सप्लाई, सबसे पहले तो गुड्स का मतलब क्या होता है, ऑल मूवेबल आर्टिकल एक्सेप्ट मनी, पैसा, पैसा वाला पैसा, मनी, याद है ना, डीटी में मनी का मतलब समझाता है, एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज। बहुत बड़ी बात लिख रहा हूं, ध्यान से रखना। भावेश है, चला गया भावेश भाई। एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज, सर्विसेज का मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स। एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो क्लियर हो गई ना, इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो सुपर क्लियर हो गई। बोला क्या सर, जब मैं ये वर्ड लिख रहा हूं एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज, और यहां पे भी मैं एक वर्ड लिख रहा हूं एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज, इस लाइन का मतलब है कि मनी और सिक्योरिटी ना तो गुड्स है और ना ही सर्विसेज है, तो इन दोनों के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, इन दोनों के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, सवाल ही नहीं है जीएसटी लगने का। तो वो ऑल मूवेबल आर्टिकल एक्सेप्ट, ऑल मूवेबल एक्सेप्ट अल्कोहलिक, अल्कोहलिक लिकर तो चला गया। गुड्स का मतलब ऑल मूवेबल आर्टिकल एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटी, यानी कि मनी एंड सिक्योरिटी इज नॉट ए गुड्स। फिर सर्विस बोलता है एनीथिंग अदर देन गुड्स एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटी, मनी और सिक्योरिटी सर्विस पे भी नहीं आते, इसका मतलब इन दोनों के ऊपर जीएसटी है ही नहीं, नाइदर गुड्स नॉट सर्विसेज। ये सर प्यार से समझे, एकदम प्यार से। तो चलो गुड्स का मतलब समझ ही गए, मूवेबल, उसका मतलब समझ ही गए। अब बात करते हैं सप्लाई की। आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाओ। तो ध्यान रखें, जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं सप्लाई, इसके 2 कंपोनेंट्स एक्ट ने कहे। सप्लाई तभी होगा अगर 2 कंपोनेंट्स होंगे, जय और वीरू। ये जय है, मैं किसी भी चीज को सप्लाई करूंगा जब दोनों दोस्त होंगे, जय प्लस वीरू।
ये दोनों चीजें जब होंगी तभी मैं सप्लाई के डेफिनेशन में फॉलो कराऊंगा, यानी कि बी, इसको हम लोग शॉर्ट वर्जन में क्या कहते हैं, बी प्लस सी। यानी कि किसी भी चीज को मैं सप्लाई तभी बोलूंगा अगर ये दो दोस्त साथ में होंगे, जय वीरू साथ में रहेंगे। जय वीरू कौन है, बी प्लस सी, बिजनेस। यानी कि मैं कुछ भी करूं वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। इसका मतलब सीधी सीधी बात हो गई ना, पर्सनल चीजें यहां नहीं आ रही है। तो मैं कुछ भी करूं तो वो कमर्शियल ट्रांजेक्शन होना चाहिए, कमर्शियल नेचर का होना चाहिए। और सी, कंसिडरेशन, पैसा पैसा पैसा, ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे सप्लाई के घटनाक्रम में। बी प्लस सी, कोई भी चीज मैं बोलूं तो उसमें दो चीजों को ढूंढना, क्या ये बिजनेस के लिए और कंसिडरेशन, तो आगे बढ़ेंगे। हो गई बात खत्म? बोले यस सर, हो गई। अब देखो सेक्शन 7, रियल सप्लाई। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, ये 1A एंड 2। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 1A, सबसेक्शन 2। ओके, अच्छा सप्लाई है, हाँ बेटा सप्लाई है। हाँ, जिन लोगों का जीएसटी हो गया है, जो लोग तुम्हारे दोस्त बंधु जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हमारा जीएसटी हो गया है, उनसे आज ही क्लास के बाद जाके बोलना, भाई सप्लाई बता तो फलाना फलाना, तब पता चल जाएगा जीएसटी कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ है। एस पीडी बिल आ रही है, इसको कहते हैं एसटीडी बिल आ रही है, याद रखना। सप्लाई सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्या है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्या है? ओहो, मैंने कुछ अरे अरे अरे, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अरे अरे अरे, ये क्या कर दिया मैंने, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अरे मेरे भाई ये मैंने क्या कर दिया, माफ, गलती हो गई मेरे से, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई दोस्त। मुझे लिखना था, कहाँ सेक्शन में जा रहा हूँ, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, सेक्शन 7 1 है, 7 सबसेक्शन 2। गलती हो गई मुझसे, हाँ हाँ मैं दूसरे दिमाग में था। अच्छा, 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, क्लॉज सी, 7 सबसेक्शन 1 है एंड 7 2। ये इन्होंने कहा एसटीडी बिल आ रही है, एसटीडी की बिल आ रही है, बस याद रखो, एसटीडी, एसटीडी बिल आ रही है। तो ये क्या है, एस का मतलब है सेल, टी का मतलब है ट्रांसफर, डी का मतलब है डिस्पोजल, बी का मतलब है बार्टर, ई का मतलब है एक्सचेंज, एल का मतलब है लीज, एल का मतलब है लाइसेंस, और आर का मतलब है रेंटिंग। ओके, एसटीडी बिल आ रही है, साथ में यहां लिख देना एक्स्ट्रा, इनको छोड़ के इसी नेचर का कुछ भी हो सकता है। एसटीडी बिल आ रही है, अच्छा सेल, आंखें बंद कर देखो, एसटीडी बिल आ रही है, सेल, टी ट्रांसफर, डी डिस्पोजल, बिल बी बार्टर, ई एक्सचेंज, एल लीज, एल लाइसेंस, आर रेंटिंग। खत्म हो गया। बी इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो 7(1) बी में उसे सप्लाई का दर्जा मैं दूंगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ओके, ठीक, यहां पे क्या है, आर बी आई, आरबीआई,
PA, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, PA, R का मतलब रिलेटिव डिस्टिंक्ट पर्सन, B का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट इफ ITC इनपुट टैक्स, समझे इंट्रोडक्शन में ITC वर्ड क्यों लिखा, इफ ITC was taken earlier, ITC was taken earlier, I import of सर्विस है, अब नहीं क्या, यहां भी इंपोर्ट, यहां भी उपाय नहीं है, P प्रिंसिपल, A एजेंट, ये क्या है, ये सेक्शन हवलदार है, क्लासिफिकेशन का सेक्शन है ये, कि जो मैं सप्लाई कर रहा हूं वो क्या है, जो मैं सप्लाई कर रहा हूं या तो गुड्स है या वो सर्विसेज है, यही आपको बताएगा। और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 इज नेगेटिव लिस्ट। ठीक, ये देखो, ठीक, जैसे ही हम इसको स्टार्ट करते हैं तभी कहीं से कोई कूद के आता है, बोला मैं भी हूं, मैंने कहा तुम कौन हो भाई, बोला मुझे भी याद करो, बोला मैं शेड्यूल 1 हूं, बोला मैं शेड्यूल 2 हूं, और ये बोलता है मैं शेड्यूल, यही 3 शेड्यूल है जीएसटी में, तीनों लाइन से है। एक सेकंड के लिए चलो बोलो, आपने सबने लिख लिया, ठीक है, आपने सबने लिख लिया, बोला हाँ सर लिख लिया। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए क्लॉज बी, ये ज्यादा भगा के देखने का नतीजा है, 7(1)A 7(1)B 7(1)C 7(1)A, अगर डीटी की क्लास को या जीएसटी की क्लास को भगा के देखोगे ना तो ये पेपर तुमको ही भगा देगा, बोले भाग्य से। ठीक, अब
पिक्चर में। खैर बहुत सिंपल सा मैंने ड्रॉ कर दिया। आपको मैं गारंटी दे सकता हूं कि 50-60 पेज का ये प्रोविजन है। ये जो सप्लाई है 50-60 पेज का है। आपके मटेरियल में भी होगा 70-80 पेज का, आराम से होगा, आराम से होगा। वो सारे के सारे 70 पेजों को मैंने आधा पेज में ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, 100 पेज को हम ये आधे पेज में कवर कर रहे हैं। और मेरी गारंटी है जब तक जिंदा हो तब तक नहीं भूलोगे। मुझे पता है यहां तक पहुंचने में लोगों को 8 क्लास लग जाते हैं, 8 से 10 क्लास तक तो खाली घूमते रहते हैं। बैकग्राउंड, ये कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल। ए भाई तुमको पढ़ाने इनकम टैक्स में तुमने कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल क्यों नहीं पढ़ा है? अरे वो पुराना हो गया, तो ये भी तो पुराना हो गया ना। तो पहला टर्म ही पूछा था, उसके इशू को क्या लेना था? तुम पैदा कब हुए थे, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में हो, कौन से शेड्यूल। बोले गो टू हेल, मुझे अभी का पता नहीं है, तुम पीछे पुरानी बात कर रहे हो। ठीक, ये आधे पेज में खत्म हो चुका है। अब आप बोलोगे कैसे? चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस इतना चैलेंज के साथ कहता हूं, इसको ढंग से पढ़ लो, इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठाओ, जितने एग्जाम्पल दिए गए सामने से सॉल्व करते चलो, सारा प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा। थ्योरी इंस्टीट्यूट का मटेरियल से पढ़ना ही नहीं है आपको। अब बोलो ये सब सज गया, बोलो ये सजावट हो गई, अब इसमें इत्र डालने का है। देखो ऊपर में क्या बोला था ये, ऊपर में इसने कहा था कि किसी भी कोई भी सप्लाई के दो नवरत्न है, आ गए मेरे करण अर्जुन, आ गए करण अर्जुन, आ गए मेरे करण अर्जुन, आ गए। यही सप्लाई के ये दोनों करण अर्जुन है, करण एंड अर्जुन। पहला बिजनेस, दूसरा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों हो सकता है, और बिजनेस सब तुमको पता ही है, एनी ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर एडवेंचर कंसर्न इन रिलेशन टू सच ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर, ये सारी चीजें वहीं पे आई। तो इन्होंने कहा एसटीडी बिल आ रही है, एसटीडी बिल आ रही है। बोल हाँ आने आ रही है तो आ रही है। तो एसटीडी बिल जब आ रही है तो यहां पे दो वर्ड याद रखो। ये यहां पे दो कंपोनेंट्स की बात की गई है, तुमको मैं भगा दूंगा भाई आज ही। बी प्लस सी, यानी कि अगर एसटीडी बिल आ रही है, चाहे वो सेल हो, ट्रांसफर हो, डिस्पोजल हो, देखो तुमको भी याद हो गया होगा, सेल हो, ट्रांसफर हो, डिस्पोजल हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, लीज हो, लाइसेंस हो, रेंटिंग हो, कुछ भी तुम करो वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, एंड पैसा 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 होना चाहिए। अच्छा, तभी ये सप्लाई है सर। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जैसे अब इनके पास मकान है, 10 तल्ले का 5 तल्ले का मकान है, और भाड़े पे, इसको भाड़े पे लगाता है। मकान को किस पे लगा रहा है? भाड़े पे, रेंटिंग। आ गया रेंटिंग। अभय ने अपनी गर्लफ्रेंड को एक फ्लैट भाड़े पे दे दिया, रेंटिंग तो दिया ना। अभय ने अपनी गर्लफ्रेंड को एक फ्लैट भाड़े पे दे दिया, तो तुम बताओ क्या अभय अपनी गर्लफ्रेंड से भाड़ा लेगा? बता नारायण, बता अदिति, नहीं अदिति से नहीं पूछूंगा, कार्तिक बता, क्या अभय अपनी गर्लफ्रेंड से भाड़ा लेगा? आंसर आएगा नहीं, क्योंकि लेगा तो फिर गर्लफ्रेंड नहीं रहेगी वो। नहीं, नहीं, नहीं लेगा वो। तो अब तुम खुद ही बुद्धि लगा लो, बिजनेस तो था रेंटिंग, अभय का बिजनेस तो था रेंटिंग। बी तो कंसिडर खो गया, सी कहां है? कंसिडरेशन तो है नहीं क्योंकि गर्लफ्रेंड को दिया है, कंसिडरेशन नहीं है। तो इस केस में सी जो कंपोनेंट्स है वो गायब है, करण अर्जुन में एक गायब है। तो बेटा करण अर्जुन मूवी कैसी, इसलिए फिर उसको हम सप्लाई नहीं कहेंगे। आप समझ में? छोटा सा एग्जांपल अपने दिमाग में सेट के रखो, अपने दिमाग में सेट करके, छोटा सी बात है पर बहुत बड़ी बात बोल दी, क्योंकि ये दोनों वर्ड बी प्लस सी दोनों होने चाहिए। किसमें? एचटीडी बेल आ रही में दोनों वर्ड होने चाहिए, रेंटिंग वर्ड मिसिंग है। अगर रेंटिंग वर्ड मिसिंग है बी प्लस सी में, रेंटिंग में कंसिडरेशन मिसिंग है, तो फिर सप्लाई नहीं। आई बात समझ में? आप देखो इंपोर्ट ऑफ सर्विस, बड़ा आदमी, ये कहता है
बी तो मैं हुई, देखो कितने नखरे हैं इसके। बोला बी तो मैं हूं, मुझे बी नहीं चाहिए, मुझे केवल सी चाहिए। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या बोल रहा है, गाना गा रहा है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मतलब बिजनेस के लिए हो नहीं हो, पर्सनल हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपोर्ट क्या है, कंसिडरेशन दिया है सामने वाले को, हाँ दिया है सर, चलो बिजनेस। बोला बी नहीं है। जैसे एक बंदे ने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लास ली बाहर से, घर पे बैठ के वो ऑनलाइन क्लास ले रहा है बाहर से, यूएसए से या यूके से, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा है, पैसा तो दे रहा होगा ना 2-4 लाख रुपया। बोले मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए ये तो इसमें बिजनेस का है। बोला मुझे बिजनेस नहीं चाहिए। बोला क्यों, बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में बी नहीं चाहिए, ये एक्सेप्शन हो गया। यहां बोला बी प्लस सी चाहिए, पर इंपोर्ट में बी गायब हो गया, खाली क्या चाहिए, सी। बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया। अच्छा, सी शेड्यूल 1, रिलेटिव डिस्टिंक्ट पर्सन, परमानेंट डिस्पोजल, ये तीनों आरबीआई पी है। यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है मुझे केवल मुझे केवल बी चाहिए। है? क्या बात कर रहे हो, हाँ सी मिसिंग है। अब बताओ, ये आरबीआई पीए में सी नहीं चलेगा, खाली बी होने से भी चलेगा। अब आपके मन में विचार आएगा, सुरजीत बोलेगा क्या बात कर रहे हो सर, कंसिडरेशन ही नहीं है, फिर सप्लाई काहे का। तभी तो इसका नाम है, इसीलिए तो इसका नाम हमने रखा है, मान रहे हैं सप्लाई है, डीम्ड सप्लाई। कोई नहीं बताएगा तुमको, सब बताएंगे सप्लाई है, कोई नहीं बताएगा डीम्ड सप्लाई। क्या बोला, डीम्ड सप्लाई। यहां पे खाली किसकी जरूरत है, बी। केवल मुझे बिजनेस देखना है, कंसिडरेशन है कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए बिना कंसिडरेशन क्या आ रहा है, ये डीम्ड मान रहे हैं। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन है नेगेटिव लिस्ट। अच्छा, ओके। अब आपके मन में आएगा कि सेल ट्रांसफर डिस्पोजल, बैठिए तो याद हो गया, मुंह में हो गया, एसटीडी बेल आ रही है, सेल ट्रांसफर डिस्पोजल बार्टर एक्सचेंज लीज लाइसेंस रेंटिंग एक्स्ट्रा, बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में खाली कंसिडरेशन इधर में ही था ना। अब तुम्हारे मन में आ गया कि सर यहां भी इंपोर्ट, यहां भी इंपोर्ट, यहां पे सी, यहां पे जो इंपोर्ट है ना, वो इंपोर्ट केवल किससे होना पड़ेगा, रिलेटिव से। यहां जो इंपोर्ट है ना, वो किससे रिलेटेड, किससे होगा, केवल रिलेटिव से, और किसी से नहीं हो सकता, किसी से नहीं हो सकता है दोस्त, रिलेटेड नहीं हो सकता है। अच्छा, किसी से, ओनली रिलेटिव। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इसका मतलब अगर मैं इंपोर्ट करता हूं सर्विसेज को, वहां करो, इंपोर्ट मैंने किया, कंसिडरेशन के साथ किया, पैसा दिया, और मैंने इंपोर्ट किया नो कंसिडरेशन, बिना पैसे के किया, दोनों बातें हो सकती है। जैसे मैंने लिखा इंपोर्ट तो मैंने किया पर पैसा से किया, तो आंख बंद करके लिख दो 7(1)(b). बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कंसिडरेशन देखते 7(1)(b) में डाल दो, 7(1)(b). कंसिडरेशन नहीं है, आपको पता चल गया कंसिडरेशन नहीं है। तब आप क्या देखेंगे, तब आप क्या देखेंगे, दो बातें देखेंगे। क्या देखेंगे, ये जो इंपोर्ट आपने किया रिलेटिव से या किया डिस्टिंक्ट पर्सन से किया या नॉन रिलेटिव से किया, कंसिडरेशन नहीं है। एक तो नीम ऊपर से करेला चढ़ा हुआ, नो कंसिडरेशन पे, एक तो नीम नॉन रिलेटिव करेला चढ़ा हुआ, डिपार्टमेंट बोलता है लिख रहे भाई नॉट ए सप्लाई, कंसिडरेशन भी नहीं है और सब रिलेटिव भी नहीं, सप्लाई नहीं है ना, इंपोर्ट है, कंसिडरेशन नहीं पर रिलेटिव है। तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा,
क्या बिजनेस इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, बिजनेस से रिलेटेड है? आंसर दो ही हो सकते हैं मेरे भाई, जिंदगी में आंसर दो ही होते हैं। हाँ बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जैसे ही तुम बोलोगे बिजनेस से रिलेटेड है, सीधा डाल देना 7(1)(b), और बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो नॉट ए सप्लाई। यानी कि घूम फिर के बात ये आ गई, अगर कंसिडरेशन है तो सीधा सीधा बिना कुछ सोचे समझे पैसा देखते बी में डाल दो, और अगर कंसिडरेशन नहीं है, नॉन रिलेटिव है तो हटा दो, रिलेटिव है तो दो ही चीज देखो, बिजनेस। कैसा लगा चार्ट आज के? कभी इंपोर्ट जिंदगी में ना भूलोगे तो लिख के रख लो, बॉन्ड पेपर पे लिख के रखो, इंपोर्ट आज के बाद नहीं भूलोगे। सॉरी 1C, सॉरी सॉरी। तैयबा बेटा, इंपोर्ट अगर तुम करती हो पैसों के साथ तो 1B में, ये क्लियर है तैयबा? ये क्लियर है बेटा? अगर तुमने इंपोर्ट किया और सामने वाले को पेमेंट किया, तब तो डिस्कशन करने के मुद्दा वहीं खत्म हो गया। 7(1)(b), इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन, ये क्लियर है? दीपंकर, मटेरियल मजा आया? वाटर का मतलब दिल दिया दिल लिया, शिवम, दिल दिया दिल लिया, यानी कि किताब देके केला ले लिया, ये बाटर है। एक्सचेंज का मतलब पुरानी गाड़ी के बदले नई गाड़ी ली, साथ में कुछ पैसा दे दिया। अब देखो, नो कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन नहीं तो बी तो आएगा नहीं, तब देखेंगे रिलेटिव और नॉन रिलेटिव। तब क्या देखेंगे, रिलेटिव या फिर नॉन रिलेटिव? बोला ओके सर, रिलेटिव और नॉन रिलेटिव देखेंगे। बोला हाँ सर, रिलेटिव और नॉन रिलेटिव देखेंगे। अगर कंसिडरेशन नहीं है, रिलेटिव नॉन रिलेटिव है, तो यहां पे मैंने लिख दिया है कि इंपोर्ट जो होगा वो किससे होगा, रिलेटिव से। बोला नॉन रिलेटिव नॉट ए सप्लाई, पर रिलेटिव से अगर हुआ तो दो बातें होंगी, क्योंकि यहां पे क्या बोला, बी होना चाहिए, तो रिलेटिव से हुआ और तुमने कहा बी, बोला यस और नो। अगर बी है यानी कि बिजनेस है तो 7(1)(c) में लेके जाओ, और बिजनेस नहीं है तो फिर सी में जाएगा नहीं, क्योंकि सी में बी होना जरूरी है, बिजनेस। बोलो थैंक यू। लग रहा था ना पंकज, मैं टेंशन में था। अगला एक बच्चा मुझे डेली ऑनलाइन पे दिखता, आज मेरे सामने फेस टू फेस है। अगला ओके बेटा, अब बताओ, आप सीए बनने के पहले शादी में ये तुमको कैसे पता चला है? आई लव, तुमको कैसे पता चला? ये सब ठीक बात नहीं है, फोन पे बात करके बात कर लो, ये सब उल्टा पुल्टा बात मत करो। थैंक यू शिवू। कल आएगा रूबल भाई, रूबल भाई, रूबल कल आएगा बेटा, कल। बस आज इतना ही लो जितना देता हूं, ज्यादा खाने का ट्राई मत करो, ठीक है ना? ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू।